इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वोट पाने वाला नेता कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी? जी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। जवाब है नरेंद्र मोदी। एक आदमी जिनके फादर के पास चाय का दुकान था, जो आदमी बचपन में रेल स्टेशन पे जाके चाय बेचता था, वो आज 150 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री बन गया। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये स्टोरी तो हम सबको पता है, लेकिन ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टोरी नहीं है। ये है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश में एक युग तक सत्ता बनाए रखने का राज की कहानी। क्योंकि इस आदमी को लेकर एक साथ दो सच्चाई मौजूद है। कुछ लोग उन्हें भगवान मानते हैं। आज हमारे राम आ गए। और कुछ लोग उन्हें इतिहास का सबसे खतरनाक पॉलिटिकल लीडर मानते हैं। तो फिर सच्चाई क्या है? एक लीडर ने ऐसा किया कर डाला जिससे अमेरिकन स्टेडियम पे 90,000 से भी ज्यादा लोग उनका नाम पुकारते रहे। मीडिया जिस तरह उनको एज अ गॉड, एज अ हीरो रिप्रेजेंट करता है, क्या वो सच में उतना तारीफ डिजर्व करते हैं? और भारत जैसा इतना बड़ा एक देश में एक युग तक अपने पावर को होल्ड में रखने का जो सीक्रेट है, वो क्या है? आज हम उसी सच्चाई का पता लगाएंगे। हमारे आज के कटघरे में खरे आरोपी का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। डिस्कस करेंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी अपना जो पावर है उसको पकड़ के रखते हैं। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। नरेंद्र मोदी जी आएंगे। Definitely Mr. Narendra Modi. नरेंद्र मोदी को I think it's gonna be Modi. 27 फरवरी सन 2002 गोधरा स्टेशन पे साबरमती एक्सप्रेस के कोच नंबर A6 पे आग लग जाता है एंड ओवरऑल 59 पैसेंजर्स की डेथ हो जाती है। ये इंसिडेंट एक ट्रेजिक हो सकता है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो कोई ट्रेजेडी नहीं था, वो था शांत दिमाग से बनाया गया एक प्लान। अगले दिन से शुरू हुआ कुछ ऐसा जिसके बाद से कई लोगों ने इसको एक प्री प्लान्ड वायलेंस के रूप में पहचाना। सभी मुसलमानों का घर पहले से ही पॉइंट आउट किया गया था और कुछ लोगों के हिसाब से लड़कियां और बच्चों को भी इस अटैक का सामना करना पड़ा था। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक 790 मुसलमान और लगभग 250 हिंदुओं को मार दिया गया था, लेकिन इन रियलिटी ये जो नंबर है वो उससे भी बहुत ज्यादा है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि उस समय गुजरात की सीएम नरेंद्र मोदी कहाँ थे? 2007 में इंडिया की वन ऑफ द फेमस इन्वेस्टिगेटिव जर्नल तेहलका एक ऑपरेशन शुरू करता है जिसका नाम था ऑपरेशन कलंक। रिपोर्टर खुद को एक हिंदू बुक राइटर के रूप में इंट्रोड्यूस करके जो लोग लड़ाई दंगा लगा रहे थे उनके साथ बात करते हैं। कुछ डरावना कन्फेशन कैमरा पे कैप्चर होता है। उस स्टिंग ऑपरेशन पे ये दावा किया गया था कि सारे पुलिस वालों को ये ऑर्डर दिया गया था कि कोई कुछ भी एक्शन नहीं लेगा। क्या उस दंगे को नहीं रोका गया था या फिर रोकने की अनुमति नहीं दिया गया था? सुप्रीम कोर्ट इस पूरी इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करता है एंड तेहलका द्वारा किया गया इस ऑपरेशन के अंदर दंगे में हिस्सा लेने वाले कुछ लोगों का बातचीत कैमरा पे रिकॉर्ड किया गया था। नेताओं की भी भूमिका रही, पुलिस का कुल मिला के समाज के जो भी, क्योंकि पुलिस क्या था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो इन्वेस्टिगेशन था वहाँ पे ये सब एलिगेशन प्रूफ नहीं हुआ था और नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर जिम्मेदारी से बरी कर दिया गया। एक सवाल रह जाता है, क्या ये एक प्रशासनिक फेलियर था या फिर ये था एक जानबूझकर घटाया गया घटना? इंटरनेशनली ये जो टॉपिक था वो बहुत तेजी से फैल जाता है। अमेरिका इंडियन मिनिस्टर का जो वीजा था उसको कैंसिल कर देता है। इसके साथ यूरोप भी अपना मुंह मोड़ लेता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद 2003 में इलेक्शन में जीतने के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं और यही पे समझने की जरूरत है इंडियन पॉलिटिक्स का एक डरावना सच।
पार्टीशन यानी कि बंटवारा को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो वो आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वोट दिला सकता है। एंड इसी तरह मुसलमानों के अगेंस्ट हिंदुओं का सभी वोट इकट्ठा हो जाता है और मोदी बन जाते हैं हिंदुओं का दिल का राजा। There is a term which is used for him, say Hindu Hriday Samrat, which means the king of Hindu hearts. अब चलते हैं कुछ साल पीछे। सन 1950 गुजरात की भावनगर में एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लेते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अपने पापा का एक चाय का दुकान था और वो वहीं पे काम करते थे। बट वेट, ये स्टोरी तो हम सबको पता है। नरेंद्र मोदी वोट के पहले वोट के बाद इंटरव्यू में इनफैक्ट रोते रोते भी ये स्टोरी हम सबको बहुत बार कह चुके हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि यही एक स्टोरी उनको 150 करोड़ लोगों से जोड़ता है। ये उनका पहला ट्रिक है कि मैं आप लोगों के जैसा ही हूँ, ये समझाने के लिए। पहली बार अपने मुंह से मैं बोला था, मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। बट इन रियलिटी ही वॉज क्वाइट प्रिविलेज। एज अ RSS स्टूडेंट वो 10 साल की उम्र में ही पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं। गुजरात की CM बनने से पहले वो पार्टी मशीनरी से गुजर चुके थे। ये सिर्फ एक चाय वाले का स्टोरी नहीं था, ये था एक ऑडियंस तैयार करने का स्टोरी। क्या आपको पता है उनसे रिलेटेड सबसे बड़ा मिस्ट्री क्या है? उनका वाइफ यशोदाबेन मोदी। लगभग 90% इंडियन ये नाम नहीं जानते हैं। बस 18 साल की उम्र में ही नरेंद्र मोदी उनसे शादी कर लेते हैं एंड इसके बाद मोदी जी उनको छोड़ के चले जाते हैं RSS के साथ काम करने के लिए एंड ही नेवर केम बैक। यशोदाबेन एक स्कूल में पढ़ाते थे और वो अकेले ही गरीबी में जी रहे थे। किसी को भी ये अंदाजा तक नहीं था कि शी वॉज द वाइफ ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। सन 2014 में फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्शन एफिडेविट पे नरेंद्र मोदी ये लिखने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि वो एक शादीशुदा आदमी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले वो अपने आप को एज एन अनमैरिड प्रेजेंट करते थे। यही एक घटना ये प्रूफ कर देता है कि वो कितना आसानी से सच बोल देते हैं। अगर बस यही तक होता तो भी ठीक था, लेकिन एक और बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी है जो कि उनके लगभग हर एक स्पीच में सुनाई देता है। आप अगर उनके हर एक स्पीच को ध्यान से सुनते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि दो चीज बहुत ही कॉमन है। पहली बात तो यह है कि एक डर का माहौल क्रिएट करना कि पाकिस्तान आ रहा है, और कच्छ वालों को बार बार याद कराते थे, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। अपने स्पीच में माइनॉरिटी लोगों के खिलाफ कुछ ऐसी बात बोल देते थे जिसके थ्रू एक कम्युनल टेंशन क्रिएट हो जाता था कि अपने देश खतरे में है। और इसके बाद एक सपना कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा और विश्वगुरु बनेगा भारत। साइकोलॉजिकली इंसान जब डर जाते हैं तब वो सारे लॉजिक भूल जाते हैं और डर के बाद अगर कोई प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं तो इंसान उसको हमेशा पकड़ के रखते हैं। एंड इन रियलिटी होता भी यही है। लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ नरेंद्र मोदी ही हम सबको बचाएंगे और ये आइडिया आम आदमियों के दिमाग और दिल में अगर सबसे ज्यादा कोई घुसाता है तो वो है हमारा ही मीडिया। हीरा बाका लाडला देश के बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। एक देश की मीडिया का काम होता है आम जनता को सच दिखाना। और पता है इंडियन मीडिया अभी किसके हाथ में है? नरेंद्र मोदी का दो बहुत ही खास दोस्त मुकेश अंबानी और गौतम अदानी। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंकिंग है 159। जो रिपोर्टर्स उनके अगेंस्ट सवाल करते थे वही देशद्रोही बन जाते थे और जो पोर्टल उनको लेके क्रिटिसाइज करते थे उनके अगेंस्ट CBI इन्वेस्टिगेशन होता था। मास मीडिया अगर गोदी मीडिया बन जाता है तो आम जनता सच्चाई का पता कैसे लगाएंगे? एक देश की मास मीडिया को आप अगर अपने हाथों में रख सकते हैं तो उस देश को अपने मन मर्जी के हिसाब से कंट्रोल करना और अपने पावर को बरकरार रखना बहुत ही इजी हो जाता है। और ये बात मोदी जी को अच्छे से पता है। मास मीडिया को कंट्रोल करके आम जनता को उल्टी सीधी बातें समझाया जा सकता है, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी भी तो है
अब उसका क्या, और यही से असली गेम शुरू होता है। विपक्षी दल का सबसे बड़ा लीडर राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया था एज MP आफ्टर कन्विक्शन इन डिफेमेशन केस। अरविंद केजरीवाल को भी चुनाव के बस कुछ ही दिन पहले अरेस्ट किया जाता है। हेमंत सोरेन वो भी जेल के अंदर, मनीष सिसोदिया वो भी जेल के अंदर। एक पैटर्न यहाँ पे नोटिसेबल है, ऑपोजिशन पार्टी का जो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स है उनको जेल के अंदर डाल देना। Chief Minister of Jharkhand is in jail. The Chief Minister of Delhi is in jail. लेकिन न्याय विभाग तो सरकार के अधीन नहीं होना चाहिए, और यहीं पे आता है इंडिया का 3 डिपार्टमेंट। ऑपोजिशन पार्टीज के मुताबिक ये है नरेंद्र मोदी का 3 हथियार। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसको इंडिया का FBI भी बोला जाता है, बड़े से बड़े क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि CBI डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होता है, मतलब जो सरकार पावर में है CBI उनकी बात मान के चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार CBI को केज्ड पैरोट बोल दिया था, मतलब मालिक जो बोलेगा वो भी वही बोलेगा। ED एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन को इन्वेस्टिगेट करता है। IT इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इंडिया में वोट के पहले ऑपोजिशन पार्टीज का जो ऑफिस रहता है वहाँ पे IT रेड एक ट्रेडिशन बन चुका है। इन तीनों डिपार्टमेंट को अगर एक साथ सही से इस्तेमाल किया जाता है तो किसी भी लीडर को इजीली डोमिनेट किया जा सकता है, और यही हो रहा है। ऑपोजिशन पार्टीज का कोई भी लीडर जब पावर में आता है तब उनके अगेंस्ट कोई ना कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आ ही जाता है। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो लीडर अगर BJP ज्वाइन कर लेता है तो अचानक सारा मामला गायब हो जाता है, और इसी को बोला जाता है वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स। ये स्टोरी सुनने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स कैसे काम करता है। अजित पवार, जो कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का लीडर है, सन 2019 में ED उनके अगेंस्ट मामला करता है 70,000 करोड़ रुपए का इरिगेशन स्कैम के लिए। जो BJP लीडर थे वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि अजित पवार एक भ्रष्टाचार है, उनको जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन सन 2023 में वो BJP ज्वाइन कर लेते हैं एंड महाराष्ट्र का डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बन जाते हैं, एंड इमीडिएटली वो ED इन्वेस्टिगेशन वैनिश हो जाता है। यही पे खत्म नहीं होता है, और भी है। आसाम का चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि BJP का एक बहुत ही बड़ा फेस है, लेकिन सन 2014 के पहले वो कांग्रेस में थे। तब उनके अगेंस्ट सरदा चीट फंड स्कैम में CBI इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, करोड़ों रुपए का स्कैम। सन 2015 में वो BJP ज्वाइन करते हैं एंड वो CBI इन्वेस्टिगेशन वैनिश हो जाता है। नाउ वो खुद ओपोनेंट लीडर्स के अगेंस्ट CBI इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। शिकार खुद शिकारी बन गया। सन 2023 में सूरत के अदालत में राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषी ठहराया गया, 2 साल की सजा। लेकिन वो मामला क्या था? एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? और इसी बात के लिए BJP का एक विधायक मानहानि का मामला करते हैं। इंडियन लॉ के मुताबिक आपको अगर 2 साल की सजा मिलती है तो आपको द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हटा दिया जाएगा। बस एक स्पीच, एक मामला और एक ऑर्डर, एंड सबसे बड़ा ऑपोजिशन लीडर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हटा दिया जाता है। बाद में सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट को सस्पेंड करता है एंड राहुल गांधी वापस आते हैं, और नरेंद्र मोदी ये समझा देते हैं कि ज्यादा बोलने पे क्या हो सकता है। द हिंदू मैगजीन का एक रिपोर्ट के मुताबिक इन दिस मोदी एरा 95% ED इन्वेस्टिगेशन हुआ है ओपोनेंट लीडर्स के खिलाफ।